गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 7 में अध्याय 3 त्रिभुज के गुण के बारे में। ठीक है, तो त्रिभुज के गुण के बारे में आज पढ़ने वाले हैं ना। हमारा चैप्टर का नाम है त्रिभुज के गुण। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, त्रिभुज के गुण मतलब हम त्रिभुज की प्रॉपर्टीज के बारे में, त्रिभुज के प्रकारों के बारे में, उसके क्या क्या गुण हैं उसके बारे में आज यहाँ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले कि आप लोग पिछली क्लास में त्रिभुज के कुछ छोटी छोटी जानकारी आपने प्राप्त कर ली थी। ठीक है, आज हम उसी में से थोड़ा और उनके गुणों और उनके प्रकारों के बारे में उसको आपको पूरा तरीके से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज के गुण पहले सबसे पहले मैं उनके प्रकारों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। पहला है आपका कोणों के आधार पर और दूसरा है आपका भुजाओं के आधार पर। ठीक है, पहला जो है आपका कोणों के आधार पर होती है और दूसरा जो है आपका भुजाओं के आधार पर होती है। कोणों के आधार पर 3 प्रकार पाए जाते हैं। पहला आपका न्यून कोण, दूसरा आपका समकोण और तीसरा है आपका अधिक कोण। ठीक है, तो जो न्यून कोण होती है वो क्या होती है, देख सकते हैं कोणों के आधार पर मैंने 3 कोण लिखे हुए, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो न्यून कोण क्या होती है उसकी परिभाषा मैं बताना चाहूंगा। जो न्यून कोण होती है वो शून्य से अधिक होती है। शून्य से क्या होती है, परिभाषा के रूप में उसकी जो परिभाषा होती है वो शून्य से अधिक होती है और 90 से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, न्यून कोण किस तरीके से बनाया जाता है हमें बनाकर बताना चाहूंगा। जैसे कि एक सरल रेखा हम ले लेते हैं, ठीक है, जिसको हम नाम दे देते हैं ए और बी। इस तरीके से हम बनाते हैं और इस तरीके से अगर आपको कोई कोण दिखाई देता है, ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि यहाँ जो कोण दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, वो कोण देख सकते हैं एक न्यून कोण प्रदर्शित कर रही है। यहाँ आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कि जो कोण दिखाई दे रही है वो जो 0 से तो अधिक है लेकिन 90 से क्या है, कम है। 0 से अधिक है और 90 से कम है। तो ये जो कोण कहलाती है वो आपका क्या कहलाती है, एक न्यून कोण कहलाती है। तो परिभाषा क्या बनता है न्यून कोण का, ऐसे कोण जिसमें कोणों का जो मापन है वो 0 से अधिक हो और 90 से कम पाई जाती है। 0 से क्या हो, अधिक हो और 90 से कम पाई जाती है, तब वहां क्या होती है, एक न्यून कोण बनती है। ठीक है, तब वहां क्या बनती है, एक न्यून कोण बनती है। तो ये हो गया आपका न्यून कोण की परिभाषा। दूसरा है आपका समकोण। तो समकोण किस तरीके से होता है आपका, समकोण। तो समकोण का मतलब आप अच्छे से समझते हैं। समकोण मतलब ऐसे कोण जिसमें कोणों का जो मापन होता है, एक कोण का जो मापन होता है वो 90 अंश का कोण होता है, वो कहलाती है आपका एक समकोण कहलाती है। जैसे कि इस तरीके से हम इस कोण को बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो इनमें एक कोण जो का जो मापन है वो क्या कहलाती है, क्या होती है, 90 अंश का होता है। तो वहां हम उस कोण का नाम देते हैं, एक समकोण का नाम देते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है, जो क्या होती है, ऐसे कोण जिसमें एक कोण का जो मापन होता है वो 90 अंश के योग के बराबर होती है, वो जो कोण कहलाती है वो आपका क्या कहलाती है, एक समकोण कहलाती है। क्या कहलाती है आपका, एक समकोण कहलाती है। तीसरा है आपका कोणों के प्रकार में अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या होती है, ऐसे कोण, ठीक है, ऐसे कोण जिसमें कोणों का मापन, ऐसे कोण जिसमें कोणों का जो मापन है ऐसे कोण जिसमें कोणों का जो मापन है क्या होती है, 90 से अधिक और 180 अंश से क्या होती है, कम की होती है। ठीक है, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से क्या होती है, कम की होती है। तो वो जो कोण होती है वो कहलाती है आपका 90 एक अधिक कोण कहलाती है। वो क्या कहलाती है आपका, एक अधिक कोण कहलाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक मैंने कोण बनाया हुआ है जिसका नाम दे दिया बी ए और सी। ठीक है, बी ए और सी। तो यहाँ जो ए पर जो कोण बनी है वो कितना का बन रहा है, 90 से अधिक का कोण बना है। ठीक है, 90 से क्या का बन रहा है, अधिक का कोण बना है। वो जो कोण कहलाती है वो कहलाती है आपका एक अधिक कोण। ठीक है, वो जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, आपका अधिक कोण। क्या मैं सिर्फ 3 प्रकार को बता रहा हूँ, न्यून कोण होती है, समकोण होती है, अधिक कोण होती है। कोणों के आधार पर बहुत सारे और अधिक कोणों के प्रकार पाए जाते हैं जिसको हम आगे बता देंगे। ठीक है, यहाँ मैंने सिर्फ आपको 3 कोणों के आधार पर 3 कोणों के प्रकार बताया, एक न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अधिक कोण जो होती है बराबर सुन लीजिएगा, ऐसे कोण जिसमें कोणों का जो मापन होता है 90 से अधिक होता है और 180 से क्या होती है, कम होती है, तो वो कहलाती है आपका अधिक कोण। वो क्या कहलाती है, आपका अधिक कोण। ठीक है, ये हो गया आपका, क्या हो गया, एक अधिक कोण के बारे में। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि जो हम जब भी हम एक सरल रेखा लेते हैं
ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, इसमें जो कोण का मापन होता है 180 अंश का कोण का मापन होता है, ठीक है, 180 अंश के कोण का मापन होता है। और एक कोण और होता है जिसमें कोणों का मापन शून्य होता है, तो वो शून्य अंश का कोण कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से और बहुत सारे कोणों के प्रकार पाए जाते हैं, जिसमें से हम 3 कोणों के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद है आपका त्रिभुजों के प्रकार में भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर जो प्रकार होती है वो भी 3 प्रकार की होती है। पहला है आपका समद्विबाहु, दूसरा है आपका समबाहु और तीसरा है आपका विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो भुजाओं के आधार पर पहला जो त्रिभुज है आपका समद्विबाहु त्रिभुज बोला गया है। क्या बोला गया है, समद्विबाहु त्रिभुज बोला गया है। तो समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, ऐसे त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, ऐसे त्रिभुज जिसमें दो भुजाओं का जो मापन होता है वो क्या होती है, बराबर होती है। ऐसे त्रिभुज जिसमें दो भुजाओं का जो मापन है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो उस प्रकार के त्रिभुजों को हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने एक त्रिभुज बनाया है, ABC करके त्रिभुज बनाया है, जिसमें दो भुजा AB और BC जो भुजा है वो क्या है, बराबर आपको दिखाई दे रही है, बराबर दिखाई प्रतीत हो रही है। तो इस तरीके की जो त्रिभुज होती है वो आपके लिए क्या कहलाती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। यानी परिभाषा क्या होता है, ऐसे त्रिभुज जिसमें भुजाओं का जो दो भुजाओं का जो मापन है बराबर दिखाई देता है या बराबर होता है, तो उस तरीके के त्रिभुजों को हम क्या बोलते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। उस तरीके के त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। उसके बाद आपका दूसरा है, आप देख सकते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। दूसरा है आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो ऐसे त्रिभुज जिस तरीके से दो त्रिभुज बराबर होने से उसका नाम हम क्या दे देते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में ले लेते हैं। और उसी तरीके से जब एक त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, एक त्रिभुज में तीनों भुजाएं जब बराबर होती है तो उस त्रिभुज को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। मतलब ऐसे त्रिभुज जिनके तीनों भुजाएं बराबर होती है, ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, वो त्रिभुज जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। और समद्विबाहु त्रिभुज में सभी कोणों का जो मापन होता है वो 60 अंश की योग के बराबर होता है। सभी कोणों का जो मापन होता है कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। यानी उनकी तीनों कोणों का जो मापन है वो बराबर होती है, 60 अंश का होती है। क्यों होती है, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए उसके कोणों का जो मापन भी होता है वो क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। ये कहलाती है आपका एक समबाहु त्रिभुज। ये क्या कहलाती है, आपका एक समबाहु त्रिभुज। उसके बाद है आपका विषमबाहु त्रिभुज। तो ऐसे त्रिभुज जिसमें कोणों का मापन, ऐसे त्रिभुज जिनमें कोणों का जो मापन है, ठीक है, वो अलग होता है। ऐसे त्रिभुज जिनमें भुजाओं का जो मापन है वो अलग अलग होती है, ठीक है। ऐसे त्रिभुज जिनमें भुजाओं का जो मापन हो क्या होती है, अलग अलग होती है, वो कहलाती है आपका विषमबाहु त्रिभुज। जैसे कि मैंने एक त्रिभुज बनाया A, B और C, जिसमें आप देख सकते हैं एक भुजा का जो मापन है 4 सेंटीमीटर है, एक भुजा का मापन आपका 3 सेंटीमीटर और एक भुजा का मापन आपका क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके की त्रिभुज अगर आपको दिखाई देती है, दिखाई प्रतीत होती है, तो ये जो त्रिभुज होती है वो आपका एक विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। वो आपका क्या कहलाती है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, ऐसे त्रिभुज जिनकी सभी भुजाओं का जो मापन है, तीनों भुजाओं का जो मापन है अलग अलग होता है। तो इस तरीके की जो त्रिभुज होती है वो आपका एक क्या कहलाती है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। विषमबाहु क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते त्रिभुज के गुणों में सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा के बारे में। सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा के बारे में। तो सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा होती क्या है आपको बताने वाले हैं। तो आपको पता है एक त्रिभुज इस तरीके से तीन होती है, ठीक है। एक त्रिभुज होती है इस तरीके से बनाई जाती है, तीन होती है। त्रिभुज का मतलब होता है, त्रिभुज में आपको उसके प्रकारों के बारे में बता दिया गया है। त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु, 3 कोण और 3 भुजाएं होती है, ठीक है। 3 कोण और 3 भुजाएं होती है। तो उसमें हमें क्या बताना है, सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा के बारे में बतानी है, ठीक है। सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा के बारे में आपको बतानी है। तो देख सकते हैं किस तरीके से सम्मुख कोण होती है और किस तरीके से सम्मुख भुजाएं होती है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा एक त्रिभुज ABC दिखाई दे रहा है, जिसमें 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो सम्मुख कोण क्या होती है, सम्मुख कोण का मतलब होता है आमने सामने। सम्मुख कोण का मतलब होता है उसके सामने की भुजा, ठीक है। जैसे कि एक भुजा दिखाई दे रही है आपको, एक
BC ए भी भुजा दिखाई दे रही है, आपको एक भुजा AC दिखाई दे रही है, एक भुजा आपको BC दिखाई दे रही है, ठीक है। तो सम्मुख भुजा का मतलब होता है जैसे कि ए भी भुजा के सामने की जो भुजा है वो AC वाली भुजा है, ठीक है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कोणों के रूप में हम अगर देते हैं तो AB के सामने का जो कोण है कोण C दिखाई दे रहा है, BC के सामने का कोण जो है कोण A दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से AB के जो सामने का कोण है AC के जो सामने का कोण है वो क्या है कोण B है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या है एक कोण सामने दिखाई दे रही है और उसी तरीके से आपको एक भुजा भी सामने आपको दिखाई देती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो भुजा AB के सामने वाली जो भुजा AC है वो क्या कहलाती है, एक सम्मुख भुजा के रूप में कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि वह भुजा क्या है AB के सम्मुख है, AB के सामने वाली भुजा है, तो इसलिए वो क्या कहलाती है, एक सम्मुख भुजा कहलाती है। यानी कोई भुजा एक दूसरे के सामने जो प्रतीत होती है तो एक दूसरे के लोग जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है, एक सम्मुख भुजा कहलाती है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं भुजा AB के लिए सम्मुख भुजा क्या होगी, AC होगी। भुजा AB के लिए क्या हो जाएगी, सम्मुख भुजा AC होगी। और जब भी दो भुजा एक दूसरे के सम्मुख होते हैं तो उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं और सम्मुख होने के साथ उन दोनों की जो भुजा भी होती है वो बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यदि भुजा AB भुजा AC के सम्मुख है, भुजा AB के सम्मुख है तो भुजा AC के सामने का कोण जो है, भुजा AC के सामने का कोण यानी भुजा AB और AC सम्मुख है तो उसके सामने का जो कोण B है उसका मापन और भुजा AB के सामने का कोण C है उसका मापन, दोनों का मापन क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ सम्मुख कोण का मतलब होता है भुजा AC के सामने का कोण, भुजा AC के सम्मुख यानी उसके सामने का कोण जो होती है वो भुजा AC के लिए क्या कहलाती है, एक सम्मुख कोण कहलाती है। उसी तरीके से भुजा AB के लिए उसके सामने का कोण क्या है, C है, तो भुजा AC के लिए कोण C जो होती है एक सम्मुख कोण कहलाती है। और भुजा BC के सामने का कोण A है तो भुजा BC के लिए जो कोण A है वो एक क्या कहलाती है, आपका सम्मुख कोण कहलाती है। वो क्या कहलाती है, आपका सम्मुख कोण कहलाती है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि सम्मुख कोण क्या होती है और सम्मुख भुजा क्या होती है। फिर मैं बताना चाहूंगा आमने सामने की जो भुजा होती है वो एक दूसरे के लिए एक सम्मुख भुजा कहलाती है, एक दूसरे के लिए क्या कहलाती है, एक सम्मुख भुजा कहलाती है। जैसे कि त्रिभुज में आप देख सकते हैं AB के सामने वाली भुजा, AB के सामने वाली जो भुजा है वो AC है, तो AC जो भुजा है AB का क्या कहलाएगी, सम्मुख कहलाएगी। यानी हम बोल सकते हैं AB भुजा जो है AC की सम्मुख भुजा है और AC की भुजा के लिए AB जो भुजा है वो एक सम्मुख भुजा कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद है आपका सम्मुख कोण, तो सम्मुख कोण भुजा AB के सामने वाली किसी भी भुजा के सामने की जो कोण होती है उस भुजा के लिए क्या कहलाती है, एक सम्मुख कोण कहलाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं भुजा AB के सामने का कोण C है तो भुजा AB के लिए सम्मुख कोण क्या कहलाएगी, आपका C। उसी तरीके से भुजा AC के सामने का कोण B है तो भुजा AC के लिए क्या कहलाएगी, कोण B जो है एक सम्मुख कोण कहलाएगी। उसी तरीके से आप देख सकते हैं भुजा BC के सामने का कोण क्या है, A है, तो भुजा BC के लिए जो कोण A है वो एक सम्मुख कोण कहलाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका। और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी दो भुजा सम्मुख होती है तो उनके आमने सामने की जो कोण भी होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी सम्मुख भुजा के सामने वाले जो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बोलते हैं त्रिभुजों की माध्यिका के रूप में, तो त्रिभुजों की माध्यिका परिभाषा में पढ़ के बताना चाहूंगा कि त्रिभुजों की माध्यिका क्या होती है, ठीक है। त्रिभुजों की माध्यिका किस तरीके से होती है तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा एक त्रिभुज जिसका मैंने नाम दिया है ABC। वहां हमें क्या बतानी है, माध्यिका बतानी, त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है। तो त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज के अंदर खींची गई ऐसी एक सरल रेखा, त्रिभुज के अंदर खींची गई ऐसी एक सरल रेखा जो भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाती है, जो भुजा के मध्य बिंदु से क्या करती है, उसके सम्मुख शीर्ष को मिलाती है। तो वह जो सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा है वही त्रिभुज की क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। एक बार फिर मैं पढ़ के बताना चाहूंगा क्या बोला गया है। त्रिभुज के अंदर खींची गई ऐसी एक सरल रेखा, त्रिभुज के अंदर खींची गई ऐसी एक सरल रेखा जो क्या कर रही है, भुजा के मध्य बिंदु से, भुजा के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु का मतलब उसकी केंद्रक बिंदु से बोला जा रहा है,
भुजा के मध्य बिंदु से इसके सम्मुख से इसको मिलाने का कार्य करती है, तो वो जो रेखा है वो आपके लिए क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है, माध्यिका का कार्य करती है। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से है कि त्रिभुज के अंदर खींची गई एक सरल रेखा का मतलब क्या है, भुजा के मध्य बिंदु से उसके सम्मुख से इसको मिलाती है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से मिलाती है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा भुजा BC, ठीक है, भुजा BC परिभाषा के तहत त्रिभुज के अंदर खींची गई एक ऐसी सरल रेखा जो उसके मध्य बिंदु से सम्मुख से इसको मिलाती है। तो भुजा BC से एक सरल रेखा खींची गई है, उसके सम्मुख से एक को जो क्या करे, मिलाने का कार्य करे। यहाँ आप देख सकते हैं उसी तरीके से भुजा AC से एक सरल रेखा खींची जा रही है जो उसके सम्मुख को शीर्ष बिंदु को मिलाने का कार्य करती है। इस तरीके से सम्मुख शीर्ष का मतलब शीर्ष बिंदु B से, उसी तरीके से आप देख सकते हैं भुजा B से एक सरल रेखा खींची जा रही है जो क्या कर रही है, उसके सामने सम्मुख शीर्ष को मिलाने का कार्य कर रही है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक त्रिभुज लिया ABC और उसमें क्या किया, एक तीनों भुजाओं से एक सरल रेखा खींची और उनके मध्य बिंदु से उनके सम्मुख से इसको मिलाने का कार्य किया। ठीक है, उसके मध्य बिंदु से सम्मुख से इसको मिलाने का क्या किया गया, कार्य किया गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं भुजा AB, भुजा AC और भुजा BC से एक सरल रेखा खींची गई है जो क्या कर रही है, उसके सामने के सम्मुख शीर्ष को क्या कर रही है, मिलाने का कार्य कर रही है। मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को क्या कर रही है, मिलाने का कार्य कर रही है। तो ये जो तीन रेखा आपको दिखाई दे रही है, यही रेखा आपका क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। यही रेखा आपके लिए क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। और जो माध्यिका होती है वो तीनों माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज की तीनों जो माध्यिका होती है एक संगामी होती है। त्रिभुज की तीनों माध्यिका क्या होती है, संगामी होती है। देख सकते हैं संगामी किस लिए होती है, आप देख सकते हैं त्रिभुज में तीन सरल रेखा अंदर की तीन सरल रेखा खींची गई है और तीनों सरल रेखा उसके सम्मुख शीर्ष बिंदु को मिलाने का कार्य कर रही है। तो तीनों जो माध्यिका है एक समान सरल रेखा के रूप में तीनों भुजाओं का मापन जो होता है समान होता है। तीनों सरल रेखाओं का जो मापन होता है समान होता है, इसलिए वो तीनों जो माध्यिका होती है एक संगामी होती है। और माध्यिका के संबंध बिंदु से, ठीक है, माध्यिका के संबंध बिंदु से त्रिभुज का जो रेखा मिलाने का कार्य कर रही है। माध्यिका के संबंध बिंदु का मतलब क्या होता है, उसके केंद्र बिंदु से तीनों जो रेखा है एक शीर्ष बिंदु को मिलाने का कार्य कर रही है और तीनों जो रेखाएं एक बिंदु पर जाकर मिलती है, तो वो जो बिंदु है वो एक संगमन बिंदु कहलाती है। संगमन बिंदु का मतलब तीनों रेखाओं के रूप में तीनों रेखाओं को एक जगह मिलाने का कार्य कर रही है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, संगमन बिंदु कहलाती है, बोला जाता है। और वही जो संगमन बिंदु होती है वो त्रिभुज का क्या कहलाती है, केंद्रक बिंदु कहलाती है। त्रिभुज का क्या कहलाती है, आपका केंद्रक बिंदु कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से त्रिभुज की माध्यिका हो जाती है। एक और परिभाषा पढ़ के मैं बताना चाहूंगा कि त्रिभुज के अंदर खींची गई एक ऐसी सरल रेखा जो भुजा के मध्य बिंदु को उसके सम्मुख से इसके मिलाने का कार्य करती है, वो क्या कहलाती है, आपके एक संगामी एक क्या कहलाती है, त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। और त्रिभुज की जो तीनों माध्यिका होती है एक संगामी होती है। और त्रिभुज के मध्य बिंदु से त्रिभुज के संबंध बिंदु से जो तीनों सरल रेखाएं एक दूसरे को छेद कर रही है, मिलाने का कार्य कर रही है, अपने शीर्ष बिंदु को मिलाने का कार्य कर रही है, तो वही जो संबंध बिंदु है वो त्रिभुज के क्या कहलाती है, केंद्रक कहलाती है। त्रिभुज का क्या कहलाती है, केंद्रक कहलाती है। और जो माध्यिका होती है, जो त्रिभुज का केंद्र होता है, वो माध्यिका को दो ऐसे सरल अनुपात में विभाजित करती है जिसका अनुपात होता है 2:1। जिसका क्या अनुपात होता है, 2:1। यानी जो त्रिभुज का केंद्र है वो तीनों माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करती है। 2:1 किस में विभाजित करती है, 1 में विभाजित करती है, इस तरीके से। ठीक है, आप देख सकते हैं जो माध्यिका होती है, त्रिभुज की जो माध्यिका होती है हमेशा कितने अनुपात में होती है, 2:1 में होती है। यानी उसका जो केंद्रक बिंदु होते हैं उन तीनों माध्यिकाओं को 2:1 में हमेशा विभाजित करती है। तो आज का आपका ये हो गया आपकी माध्यिका। और उसी तरीके से आपको आज बढ़ा दिया गया है त्रिभुज के प्रकार के बारे में। ठीक है, जिसमें त्रिभुज के प्रकार कोणों के आधार पर आपको न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण के बारे में बताया गया। उसी तरीके से भुजाओं के आधार पर आपको समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, उसके बाद आपको बताया गया कि सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा क्या होती है, सम्मुख कोण और क्या होती है, सम्मुख भुजा क्या होती है।
इसके बाद है आपकी त्रिभुज की मालिका। तो आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।